निकाल लेना है, ठीक है। और उसके बाद ऑब्वियसली उसको हमने यहाँ पे मेंशन कर देना है। ऑब्वियसली इफ इट्स मेजर फ्रॉम द वर्नियर कैलिपर, तो हम इस रीडिंग को 1/10 ऑफ द मिलीमीटर तक के अंदर हम उसको लिखेंगे। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट में या आपके पास पेपर में सिग्निफिकेंट फिगर्स, जिसकी मैं बारे में बात कर रहा था आपसे थ्योरी की क्लास में भी, दैट सिग्निफिकेंट फिगर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इनकी वजह से ये आपके मार्क्स जो हैं वो बनते भी हैं, या इनकी वजह से आपके मार्क्स डिटेक्ट भी होते हैं, ठीक है। फिर आपको इस तरीके से अपैरेटस को सेटअप करना है। ये आपको एक अपैरेटस वहाँ पे ऑब्वियसली प्रोवाइड किया गया होगा। फिर उसके बाद डिफरेंट उन्होंने चीज़ों में मेजर करने को बोला है। पी को रिकॉर्ड करें, एफ को रिकॉर्ड करें। एफ इज एक्चुअली अ फोर्स विच इज एक्चुअली फ्रॉम द न्यूटन मीटर, और पी पिवट से आपके मासेस तक का डिस्टेंस है। ऑब्वियसली यू विल मेजर इट फ्रॉम द मीटर रूल। तो ये आप इसको यहाँ पे इस तरीके से लिखते चले जाएंगे। उसके बाद आप यूजिंग योर आर डिटरमाइन वैल्यू ऑफ रेडियस। रेडियस आपके पास किसके बराबर होता है? टी डिवाइड बाई 2। फिर उसके बाद वो कह रहा है पी की वैल्यू को चेंज करिए और 6 सेट्स ऑफ रीडिंग्स निकालिए। तो 6 सेट्स ऑफ रीडिंग्स आपको निकालने को वो बोल रहा है। ऑब्वियसली आप पिवट को आगे पीछे करेंगे। ये जो पिवट है यहाँ पे, इसको थोड़ा बैकवर्ड फॉरवर्ड करेंगे, जिसकी वजह से पी की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, जिसकी वजह से फोर्स भी न्यूटन मीटर में चेंज होगी, और आप 6 सेट्स ऑफ वैल्यूज निकालेंगे। अच्छा, ये 6 सेट्स ऑफ वैल्यूज जब हम निकालते हैं तो एक टेबल की फॉर्म में नहीं बनाते हैं। एक टेबल यहाँ पे हम जन बनाएंगे और उस टेबल के अंदर हम तमाम अपनी वैल्यूज को लिखेंगे, ठीक है जी। अच्छा, ये देखिए जरा, इसने पी की वैल्यू जो है वो 45.0 लिखी है, ठीक है। मेरा सवाल ये है कि ये 45.0 में क्या ये जीरो सिग्निफिकेंट है या नहीं है? सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट है, ठीक है। क्यों सिग्निफिकेंट है आयरीन ये वाला जीरो? ये क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको? के मिलीमीटर जो है वो जीरो है, तो हाँ मतलब है बिल्कुल कि सही है। मीटर। हाँ, यानी हमारी जो मेजरमेंट की गई है वो सेंटीमीटर का स्केल तो यूज किया गया है, लेकिन नियरेस्ट मिलीमीटर तक मेजरमेंट की गई है। ये इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है, इसलिए ये जीरो सिग्निफिकेंट है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, उसके बाद जब आपके पास ये 6 सेट्स ऑफ रीडिंग्स निकल आएगी जो कि 8 मार्क्स की होती हैं, ठीक है। आपका अपैरेटस सेटअप करने के 4 मार्क्स होते हैं और आपको ये टेबल बनाने के 8 मार्क्स होते हैं, विच मीन्स जो आपका ये पूरा प्रोसेस है इसके आपके पास 14 मार्क्स होते हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ऊपर भी इसने थोड़ी वैल्यूज को कैलकुलेट करवाया हुआ है, 1 मार्क्स की और यहाँ पे 2 मार्क्स की। तो इसका मतलब है अप्रोक्सीमेटली आपके पास जो है ये 17 मार्क्स यहाँ पे सारे के सारे यहीं पे जनरेट हो जाएंगे इसके, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, कैलिपर से जब आप डायमीटर लेंगे ना किसी चीज का, तो मुझे एक बात बताइए, एक मास है, ऐसा है, एक राउंड सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, परफेक्टली राउंड नहीं है। जब ये परफेक्टली राउंड नहीं है तो हम कैसे इंश्योर करेंगे कि हमारे पास इस ऑब्जेक्ट का एवरेज डायमीटर हमें मिल जाए? जी, कैन एनीवन टेल मी, अगर एक ऑब्जेक्ट परफेक्टली राउंडेड नहीं है तो हमें कैसे इंश्योर होगा कि हम इस ऑब्जेक्ट का परफेक्ट डायमीटर यहाँ पे मेजर कर सकते हैं या एवरेज डायमीटर मेजर कर सकते हैं? एनीवन? सर जो डायमीटर सबसे ज्यादा है और सबसे कम है, वहां की मेजरमेंट्स लेके उनकी एवरेज निकाल लें। सही है, बिल्कुल सही है, एवरेज निकाल लेंगे, बिल्कुल सही है। मल्टीपल रीडिंग्स लेके बेसिकली हम क्या करेंगे कि लेट से हमने पहले यहाँ पे अपना कैलिपर रख के यहाँ से डायमीटर लिया, फिर लेट से हमने ये 2 पॉइंट्स लेके यहाँ पे अपना कैलिपर रख के डायमीटर ले लिया, और फिर हमने 2 पॉइंट्स यहाँ रख के इस तरीके से डायमीटर ले लिया। यानी हमने ले लिया D1, फिर D2 और D3, 3 हमने डायमीटर्स ले लिए। इन तीनों डायमीटर्स को ऐड करके हम डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे एवरेज डायमीटर मिल जाएगा। एक बात आपको बता दूं, जब भी किसी सवाल में 2 मार्क्स आपके पास एक सिंपल सी चीज के दिए हुए होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे यकीनन किस चीज को लिया जाएगा जी? एवरेज वैल्यू ली जाएगी यहाँ पे। ये चीज जहन में बिठाइए। और ये जो आप करके ये दिखाएंगे, ये आपका क्या होगा? व्हाट इज दिस? रॉ डेटा।
जब तक आप रॉ डेटा को नहीं दिखाएंगे, जब तक आप रॉ डेटा को शो नहीं करेंगे, तब तक आपको दूसरा मार्क यहाँ पे अवॉर्ड नहीं किया जाएगा। इस चीज को अपने जहनों में बिठा लीजिए कि यू शुड बी शोइंग दैट रॉ डेटा, एविडेंस ऑफ रॉ डेटा इन एवरी कैलकुलेशन जहां जहां रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, ये पॉइंट्स आप लोग नोट कर रहे हैं या सिर्फ सुन रहे हैं? सिर्फ सुन रहे हैं। सिर्फ सुन रहे हैं। बेटा कोशिश कर ले कि आप इसको अपने पास नोट डाउन भी कर लें। ठीक है, मैं आपको एक काम करता हूँ, एक इसकी मार्किंग स्कीम भी खोल लेते हैं 1 मिनट के लिए। इसी पेपर की मार्किंग स्कीम भी खोलते हैं और मैं आपको इसकी मार्किंग स्कीम भी साथ साथ दिखाता हूँ कि आपसे एग्जामिनर करवाना क्या चाह रहा है। ठीक है, ये दिख रही है मार्किंग स्कीम सबको इसकी? जी, तो ये देखिए, A1 वैल्यू ऑफ रॉ डायमीटर आइदर रिकॉर्डेड इन 0.01 सेंटीमीटर और 0.001, फाइनल वैल्यू इज रेंज। ठीक है, इस तरीके से एविडेंस ऑफ रिपीटिंग मेजरमेंट, आपको ये एविडेंस शो करना है कि मैंने अपनी रीडिंग को रिपीट किया है। लेट्स से किसी बच्चे ने एवरेज निकाला है लेकिन सीधा सीधा एवरेज निकाल के वहां लिख दिया एक वैल्यू, तो पता है क्या होगा? उसको 1 मार्क अवार्ड होगा, उसको दूसरा मार्क अवार्ड नहीं किया जाएगा आपको, क्योंकि आपने एविडेंस शो ही नहीं किया कि मैंने एवरेज निकाला है। ये बात समझ में आई सबको? जी, इज दैट क्लियर? यस सर। अच्छा, यस सर। इस तरीके से एविडेंसेस को, खास तौर पे जहां 2-2 मार्क्स के सवाल हैं, फौरन समझ जाइए कि वहां आपको एविडेंसेस शो करने हैं कि मैंने इसका रॉ डेटा निकाल के इसकी वैल्यू को निकाला है। अच्छा जी, उसके बाद आप 6 सेट्स ऑफ रीडिंग्स निकाल लेंगे। 6 सेट्स ऑफ रीडिंग्स निकालने के बाद लाजमी, क्वेश्चन नंबर 1 में लाजमी क्या बनवाता है? 6 सेट्स ऑफ रीडिंग्स निकलवाने के बाद आपसे क्या बनवाएगा? एक ग्राफ बनवाएगा। ठीक है, ग्राफ बन जाएगा। ग्राफ बनेगा एक स्ट्रेट लाइन में, और वो स्ट्रेट लाइन कैसी होगी? बेस्ट फिट लाइन। यू नो व्हाट्स अ बेस्ट फिट लाइन? बेस्ट फिट लाइन क्या होती है जी? सर वो मिडिल पॉइंट्स को लेके लाइक वो फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक एक लाइन होती है जिसके ऊपर एज मेनी एज पॉसिबल पॉइंट्स आ रहे हो। यस, जॉइन मोड्स द पॉइंट्स, या ऐसी लाइन जिसमें फर्स्ट और लास्ट पॉइंट को हम जॉइन करें और जिसके ऊपर ज्यादातर आपके पास पॉइंट्स आ जाएं। ठीक है, आई एम सॉरी टू से बच्चों, दिस इज नॉट द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ बेस्ट फिट लाइन। It is the line which divides There are as many points the on the top points equally. as on the bottom. ये कौन है? ये कौन बोल रहा है भाई? ये जरा नाम भी बताओ अपना। मुंतहा। मुंतहा, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। लाइन ऑफ बेस्ट फिट बच्चों वो लाइन होती है जिसमें जब हम बनाते हैं तो इक्वल स्प्रेड ऑफ पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, इक्वल स्प्रेड ऑफ पॉइंट्स होते हैं, यानी जितने पॉइंट्स लाइन के ऊपर होंगे उतने ही पॉइंट्स लाइन के नीचे होने चाहिए। ये बात समझ में आई है? मैं आपको इसकी एक एग्जांपल भी दिखाता हूं। ठीक है, मैं आपको इसकी एक एग्जांपल भी दिखाता हूं। ठीक है, जस्ट अ मिनट। अच्छा, कोई मुझे ये बताएगा, बल्कि ये मुंतहा जो थी इन्होंने बताया था अभी लाइन ऑफ बेस्ट फिट की सही डेफिनेशन था, मुझे बताओ कि हम लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाते क्यों हैं? When there are too many points and you can't make a smooth line, you can't fit them all in a line. As an average, line of best fits for. As an average, very good, बिल्कुल सही कह रही हो। Average, बिल्कुल सही कह रही हो। देखो, मसला ये होता है कि हमारे पास जो है, जब हम पॉइंट्स को लेते हैं, वैल्यूज को लेते हैं, तो हमारे इन पॉइंट्स के अंदर, इन वैल्यूज के अंदर थोड़े छोटे छोटे एरर्स होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी कुछ वैल्यूज अपनी ओरिजिनल वैल्यू से ज्यादा हो जाती हैं और कुछ पॉइंट्स हमारी एवरेज वैल्यू से कम हो जाते हैं।
तो हमारा एक्चुअल में मकसद ये होता है कि हम इन तमाम पॉइंट्स का एवरेज निकालें। बिल्कुल सही है सोहेल, बिल्कुल सही कह रहे हो। हमारा मकसद ये होता है कि हम किसी तरीके से इन तमाम पॉइंट्स का एवरेज निकाल लें। तो बिल्कुल सही है, एवरेज लेने के लिए हम इसकी जो है लाइन ऑफ बेस्ट फिट को हमेशा हम बनाते हैं। ठीक है, मैं एक्चुअली में एक चीज ढूंढ रहा हूँ, दैट्स द कैंडिडेट रिस्पॉन्स बुकलेट। आपके पास एक बुकलेट होती है जिसमें ए ग्रेड वाला बच्चा, बी ग्रेड वाला बच्चा और ई ग्रेड वाले बच्चे का पेपर का सोल्यूशन होता है। और वो बुकलेट में असल में मैं ढूंढ रहा था, वो मुझे मिल जाती तो मैं आपको बेस्ट आपके ए ग्रेडर का ग्राफ भी दिखाता और मैं आपको आपके बी ग्रेडर का ग्राफ भी दिखाता और मैं सी ग्रेडर का या सॉरी ई ग्रेडर का ग्राफ भी दिखाता कि ये ई ग्रेडर वाले का ग्राफ कैसा होता है। ठीक है, मुझे बस एक सेकंड दें, मुझे इस वक्त तो मिल नहीं रही है। उससे भी आपको काफी हद तक क्लियर रिस्पॉन्स मिलेगा कि आपको किस तरीके से लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनानी है। ठीक है, गड़बड़ बहुत सी जगहों पे लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाने में होता है। बच्चों के दिमागों में लाइन ऑफ बेस्ट फिट ये होती है कि जी जब वो ऐसी लाइन जिससे ज्यादातर पॉइंट टच हो जाए तो वो लाइन ऑफ बेस्ट फिट होती है। नहीं, ऐसा नहीं होता। लाइन ऑफ बेस्ट फिट वो लाइन होती है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स लाइन के ऊपर भी हो और इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स लाइन के नीचे भी हो। ठीक है, और उनका गैप भी हमने ये कोशिश करना होता है कि लाइन से कैसा हो, सेम हो। दैट्स एक्चुअली द बेस्ट फिट लाइन। ठीक है, तो बच्चे अगर ये मिल जाती है बुकलेट तो मैं भी आप लोगों को दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये मुझे बताइए कि स्ट्रेट लाइन जब बन जाती है तो स्ट्रेट लाइन को फिर हम कंपेयर किस चीज से कर सकते हैं? जी बच्चों, एनीवन? आवाज नहीं आ रही मेरी आप लोगों को? आ रही सर। आ रही है। सर जब रिपीट हमारे करें। पास, मैं कह रहा हूं कि जब हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन में बन जाता है तो फिर हम इस स्ट्रेट लाइन को किस चीज से कर सकते हैं हम लोग कंपेयर? जो एवरेज निकाला होगा। एवरेज निकाला होगा। एक्चुअली में देखो, स्ट्रेट लाइन हम इसलिए बनाते हैं ग्राफ की क्योंकि फिर हम उसको कंपेयर करते हैं y इज टू एम एक्स प्लस सी की इक्वेशन से। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमेशा y इज टू एम एक्स प्लस सी होती है। ठीक है ना? अच्छा जी, ये तो पेपर 4 का रिस्पॉन्स आ गया मेरे पास। क्या मसला हुआ है? अच्छा खैर, इसमें भी आप देखें, इसमें पेपर 5 में भी आपके पास लाइन ऑफ बेस्ट फिट होती है। तो मैं आपको इसमें भी कुछ कैंडिडेट्स की लाइन ऑफ बेस्ट फिट को दिखाता हूँ। ठीक है, ये दिख रहा है सबको, ये पीडीएफ जो मैंने खोला हुआ है? यस सर। ठीक है, तो ये इस तरीके से एक ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनी हुई आपके पास दिख रही है आपको? अच्छा जी, नहीं, ये पेपर 5 नहीं है, ये पेपर 4 का ही सवाल था, उसका किया हुआ है। एक सेकंड यार, मुश्किल हो गई।
अच्छा जी, अनफॉर्चुनेटली मुझे इस वक्त ये नहीं मिल रही है, तो लेट्स लीव इट। ठीक है, अच्छा ये क्या है? अच्छा ये पेपर 1, ये पेपर 5 की आ गई है। ठीक है, अच्छा जी, खैर, तो आपको एक ग्राफ दिया जाएगा, इस ग्राफ पे आप इसकी लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाएंगे। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात ये है कि यू विल properly write what is actually on y-axis and what is actually on x-axis। जैसे कि यहाँ पे उसने बोला है plot a graph of f on y-axis and p plus r on x-axis। तो ये by the way चीजें यहाँ पे लेबल होंगी कि p plus r जो है यहाँ पे x-axis में होगा और q जो है सॉरी f जो है वो हमारे पास y-axis में होगा। अच्छा, एक बच्चों एक गड़बड़ क्या करते हैं आप लोग, नॉर्मली एक चीज करते हैं, छोटी सी ग्राफ बनाते हुए बच्चे नॉर्मली ऐसा करते हैं, और ये बाय द वे पेपर 3 में भी प्रोहिबिटेड थी, लेकिन शायद आप लोगों ने पेपर 3 में एग्जेम्पशन ली भी थी या नहीं ली हुई थी आप लोगों ने? जी ली हुई थी, तो शायद इस वजह से आप लोगों को इतना नहीं आइडिया होगा। कुछ बच्चे ये हरकत करते हैं ग्राफ बनाने से पहले, करते हैं कुछ लोग, ऐसी है ना? ग्राफ बनते ही ऐसे, ग्राफ बनता है ऐसे? नहीं यार, ऐसे नहीं बनता ग्राफ यहाँ पे, ठीक है ना? पेपर 3 में ऐसे ग्राफ बनता है, ना ही एटीपी में ऐसे ग्राफ बनता था। अगर तुम ऐसी हरकत करते थे तो वो गलत थी। ग्राफ कभी भी ऐसा नहीं होता, ये मतलब हम लाइनें बना के बॉक्सेस को लीव नहीं कर सकते, ये अलाउड नहीं होता। हमें अपना ग्राफ कहाँ से स्टार्ट करना है? एग्जैक्टली यहाँ से स्टार्ट करना है। समझ रहे हो बात को? यस सर, हमें स्केलिंग खुद करनी पड़ती है जी, ये आप नहीं ऐसा करते कि अपनी मर्जी से आपने कुछ डब्बे छोड़ दिए और वहां से लाइनें बना के शुरू कर दिया। दूसरी बात, एएस लेवल के अंदर नॉर्मली तुम लोगों के ग्राफ्स ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होंगे, ये मैं पहले बता दूं बात तुम लोगों को। नॉर्मली जब तुम लोग एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट स्केल चूज करोगे अपने ग्राफ का, तो द ग्राफ वोंट बी स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। एक्चुअली ओरिजिन से नहीं स्टार्ट होता, तो फिर आप फिर क्या करते हो? फिर फॉल्स ओरिजिन कंसिडर करते हो। फॉल्स ओरिजिन में कुछ लोग जो है वो इस तरीके से ये जर्क दिखा देते हैं, व्हाटएवर यू लाइक, या नॉर्मली अच्छा तरीका ये है कि यहाँ पे आप एक इस तरीके से यूं लिख दो FO, कि मेरा ग्राफ ओरिजिन से नहीं बल्कि किससे स्टार्ट हो रहा है? फॉल्स ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। इज दैट पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ है? जी सर। ठीक है, तो फॉल्स ओरिजिन से नॉर्मली तुम लोगों के ग्राफ स्टार्ट होंगे। तुम लोगों की ग्राफ के पॉइंट्स का जो स्प्रेड है ये कम से कम तुम्हारे 50% ग्राफ पेपर को कवर करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम लोगों ने ग्राफ बनाया और इस तरीके से ये सारे पॉइंट्स तुम लोगों के 6 पॉइंट यहीं पे खत्म हो गए। बात समझ में आई? ये ग्राफ बनेगा, कट जाएगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, 1 मार्क मिलेगा अवार्ड सिर्फ एक्सेस लेबल करने का। आपके ये पॉइंट्स के दरमियान में गैप होना चाहिए और एटलीस्ट आपका ग्राफ पेपर 50% मिनिमम है, ठीक है ना? अच्छा 50% मिनिमम होता है, और इट्स बेटर इफ यू डू इट 75%। बेटर तो यही है आप 75। सर हमें 75% बताया गया था। हाँ, लेकिन एक्चुअली में कैम्ब्रिज की जो रिक्वायरमेंट है वो एटलीस्ट 50% है, एटलीस्ट। ओके, मैं लीस्ट बोल रहा हूँ, सही है ना? ये बात समझ में आई है? अच्छा, एक बात और बता दो मुझे, अब ये मैं थोड़ा सा मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। लेट्स से मैंने ग्राफ अपना किया है फॉल्स ओरिजिन से, स्टार्ट 6 से किया है, 6 7 इस तरीके से मैं चल रहा हूँ। मेरी लाइन यूं बनी है, ठीक है, और ये वैल्यू है 1 और ये वैल्यू है, ये बल्कि 2 है और ये वैल्यू है 4, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है। तो इसका मतलब है कि मेरी इक्वेशन क्या हो सकती है? y = mx + c, है ना? स्ट्रेट लाइन है ग्राफ, तो y = mx + c हो सकती है इक्वेशन जी। अब ये बताइए मुझे कि इस ग्राफ में y इंटरसेप्ट क्या है? हमें तो 4 दिख रहा है। 4 दिख रहा है जी। सबको 4 दिख रहा है? यस सर।
ठीक Yes, है, sir. इसका मतलब है सबका y इंटरसेप्ट कटने वाला है। अच्छा मुझे Sir, we जरा can't see the y y-axis line. क्या कह रही हो बेटा, कौन है ये? The graph isn't starting from the origin, so you can't see the y-axis line. यार ये बच्ची क्या नाम है तुम्हारा? It's Muntaha again. मुंतहा, मुंतहा ये बच्ची बाकी पढ़ के आई है मैथ्स मुझे लग रहा है। भाई y एक्सिस y इंटरसेप्ट की डेफिनेशन क्या होती है, जरा कोई बताएगा मुझे? Where the line cuts the y-axis. एंड द वैल्यू ऑफ x इज 0, है ना? Yes. Yes. तो क्या जहां पे ये काट रहा है y एक्सिस को, वहां x की वैल्यू 0 है? बताओ। नहीं ऐसी वाली सेक्शन। तो इसका मतलब है ये y इंटरसेप्ट तो नहीं है। तो इस केस में मुझे y इंटरसेप्ट फिर कैसे निकालना पड़ेगा, किसके थ्रू निकालना पड़ेगा? इक्वेशन के थ्रू निकालना पड़ेगा। समझ में आई ये बात? ये छोटी 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 गलतियां हैं जो आप लोग करते जाते हो करते जाते हो करते जाते हो और आपके पूरे सवाल का सत्यानाश हो चुका होता है। ये बात समझ में आई सबको? जी, it is always recommended not to find y-intercept from the graph. It is always recommended use the equation to find the y-intercept. समझ में आई ये बात? फिर एक और बड़ी गड़बड़, ट्राइंगल। क्या आप लोग ग्राफ का ग्रेडियंट निकालते हुए ट्राइंगल बनाते हैं या नहीं बनाते हैं? नहीं बनाते बनाते हैं। बनाना चाहिए, बनाना चाहिए। इट इज रेकमेंडेड। और ट्राइंगल भी बनाए तो ये ऐसा ट्राइंगल मत बना देंगे चुन्ना मुन्ना सा। जी, ट्राइंगल एटलीस्ट आपकी लाइन के 50% हो, इतना बड़ा ट्राइंगल होना चाहिए, विच मीन्स द ट्राइंगल शुड बी फ्रॉम हेयर टू हेयर। इस तरीके से आपके पास कम से कम इतना लंबा ट्राइंगल होना चाहिए, इतना बड़ा। ये आपके पास हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। बात समझ में आई है? ये भी एक मिस्टेक है आप लोगों की बहुत कॉमन। जी अच्छा, लाइन ऑफ बेस्ट फिट पे आते हैं जरा दोबारा। हमारे पास जो प्लॉटेड पॉइंट्स हैं वो कुछ यूं है, ऐसे, ठीक है जी। जी बच्चों, इस वक्त मैंने जो प्लॉटेड पॉइंट्स बनाए हैं उसके हिसाब से कितने पॉइंट्स सिर्फ लाइन के ऊपर है? 1 2 टू पॉइंट्स है। और आप देखिए कि 2 पॉइंट्स लाइन के ऊपर हैं और 2 पॉइंट्स लाइन के नीचे हैं, है ना? ये आपकी परफेक्ट बेस्ट फिट लाइन है। दूसरी बात, क्या आप लोग ये प्लॉटिंग ऐसे करते हैं या ऐसे करते हैं जैसे मैं कर रहा हूं? जी, पहले मेथड से करते हैं, दूसरे से करते हैं? सर क्रॉस। दूसरे से। सेकंड वाले से, शाबाश, बिल्कुल सही करते हो। ब्लॉब्स जो हैं, ये जो गोल दायरे बनाते हैं ना ब्लॉब्स, ये मना किए जाते हैं कैम्ब्रिज में कि ये ब्लॉब्स मत बनाएं, क्रॉसेस बनाएं। ठीक है, बिल्कुल सर मैं सही तो करते क्रॉस हैं। बना के आ गया। तो क्रॉस ही बनाने को बोलते हैं ना, मैं यही तो कह रहा हूँ। ब्लॉब्स मतलब ये करना मना है। अच्छा, ये नहीं करते हम। हमें ये इस अच्छा तरीके सॉरी। ये चीज कहा जाता है कि क्रॉसेस बनाएं आप प्रॉपर्ली। सही है, ब्लॉब्स अलाउ नहीं होते। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, एक और बहुत बड़ी गलती होती है। ये बताएं कि ग्रेडियंट के पॉइंट्स आप लाइन से उठाते हैं या पॉइंट्स टेबल से उठाते हैं? टेबल से टेबल टेबल से उठाते हैं। और आपका गला दबा देना चाहिए इसमें। लाइन से उठाएंगे ना, क्योंकि लाइन पे जो बन रहा है वो पढ़ लेते हैं। अच्छा, मजे की बात ये, तुमने ये वाला पॉइंट ले लिया टेबल से और ये वाला पॉइंट टेबल पे ले लिया, क्या ये दोनों पॉइंट लाइन पे हैं? बताओ। जी, क्या ये दोनों पॉइंट्स लाइन पे मौजूद है या उससे ऊपर और नीचे हैं?
तो अगर आप टेबल से पॉइंट उठाएंगे तो ग्रेडियंट गलत होगा आपका। आप हमेशा पॉइंट्स कहां से उठाएंगे? रैंडम पॉइंट्स उठाएंगे लाइन से। हाँ, वो पॉइंट, एक पॉइंट, दोनों नहीं, कोई एक पॉइंट आप ऐसा चूज कर सकते हैं जो लाइन पे आपको दिख रहा हो, लेकिन फिर भी मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि 2 रैंडम पॉइंट उठाएं लाइन से जो अच्छे खासे गैप के ऊपर। ये पॉइंट समझ में आया सबको? जी, इज दैट क्लियर? सो गए सारे? फिर से बता दूं, देखिए ग्रेडियंट कभी भी टेबल के पॉइंट्स को यूज करके नहीं निकाला जाएगा। आप अपनी मर्जी से कोई भी 2 पॉइंट्स, रैंडम पॉइंट्स लाइन से उठा लेंगे। लेट्स से मैंने कहा ये लाइन यहाँ से गुजर रही है, एक पॉइंट ये उठा लेता हूँ P, एक पॉइंट ये Q उठा लेता हूँ, इनके कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ से देख के इसका ग्रेडियंट निकाल लेता हूँ। आप समझ में आई बात? जी ठीक है। अच्छा, हमेशा वो सवाल में आपसे जब ग्राफ बनवाएगा तो लाजमी आपसे क्या निकलवाएगा? इधर देखो क्या निकलवा रहा है, ग्रेडियंट भी निकलवाएगा और y इंटरसेप्ट भी निकलवाएगा। समझ में आ गई बात? लाजमी करें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एंड में वो तुम्हें एक अजीबो गरीब सी इक्वेशन देगा और बच्चे देख के बोलेंगे यार ये क्या हो रहा है। लेकिन तुम लोगों को थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करनी है यहाँ पे कि ये देखो कि इसने हमसे y एक्सिस पे प्लॉट करवाया था इस सवाल में f, और x एक्सिस पे इसने हमसे प्लॉट करवाया है क्या? p प्लस r, है ना? सर आई थिंक इक्वेशंस को इक्वेट करना होता है। जी, ये इक्वेशंस को इक्वेट करना होता है। यानी कि आप कहेंगे ये है मेरा y, ठीक है, ये है मेरा x, और ये फिर मेरा ये क्या हो गया? W अपॉन Q, बताइए? ग्रेडियंट। और S अपॉन Q क्या हो गया मेरा? y इंटरसेप्ट। C हो जाएगा। बात समझ में आई है? अच्छा, y इंटरसेप्ट तुम ऊपर निकाल चुके हो, ठीक है, y इंटरसेप्ट तुम ऊपर निकाल चुके हो, तो वो फिर लाजमी तुमसे कहेगा, देखो इसने सवाल में हमें क्या दे दिया? W दे दिया। सुन रहे हो? ये देखो, और हमसे सबसे पहले उसने ग्रेडियंट, हमें पता है ग्रेडियंट उसने हमने निकलवा लिया, यानी वी नो ग्रेडियंट। लेट्स से ग्रेडियंट की वैल्यू हमारे पास क्या आई है? 2 आई है, जस्ट फॉर एग्जांपल बोला। वो लाजमी इसके बाद नीचे बोलेगा कि Q की वैल्यू निकालो, Q की और S की। तो ये अब ये कैसे करोगे? देखो, जब तुम इक्वेशंस को कंपेयर कर लेते हो ना, तो तुम ये कह सकते हो कि मेरा ग्रेडियंट किसके बराबर है? W अपॉन Q के। ये पॉइंट सबको समझ में आया? क्या मैंने ग्रेडियंट को कह दिया है कि ये W अपॉन Q है, तो क्या मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ एक दूसरे के साथ? जी सर। यस। ठीक है, तो फिर इस जगह पे मैं क्या करूंगा? Q को इधर ले आऊंगा और ग्रेडियंट को इधर ले आऊंगा। W अपॉन ग्रेडियंट करके मैं किसकी वैल्यू निकाल लूंगा? Q की वैल्यू निकाल लूंगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? ठीक है, इसी तरीके से बाद में वो ये भी कहेगा लेट्स से क्या निकालो? SP निकालो। तो अब तुमने Q निकाल लिया है ऑलरेडी, और तुम्हारा C किसके बराबर है? S अपॉन Q के। तुम Q ऑलरेडी निकाल चुके हो और वो तुमसे S मांग रहा है। S किसके बराबर हो जाएगा? Q इंटू C के। C क्या है तुम्हारा? Y इंटरसेप्ट। यानी तुम सिंपली यहाँ वाला Q यहाँ लगा के उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? Y इंटरसेप्ट से। मान लो Y इंटरसेप्ट मेरा आया 0.53, तो मैं यहाँ पे उसको इससे मल्टीप्लाई करके S की वैल्यू को डिटरमिन कर लूंगा। पूरा साल में हम बच्चों को ये बात बताते रहते हैं। मैं ख्याल में 18वीं 19वीं लैब होती है, तब भी बच्चे हमारे पास लेके आ जाते हैं, सर ये आखिरी पार्ट कैसे सॉल्व होगा? आखिरी पार्ट कैसे सॉल्व होगा? याद रखिए, कंपैरिजन के थ्रू होता है हमेशा y = mx + c के साथ। ये चीज याद रहेगी सबको? जी सर। जी सर। एक आखिरी चीज है जिसकी वजह से आपको मसला होता है, आप अपना 1 या 2 मार्क्स को खो देते हैं। वो क्या है? आप सवाल रीड नहीं करते। ये देखिए यहाँ पे भी उसने कुछ बोला है। क्या बोला? अप्रोप्रिएट यूनिट्स देने को। अच्छा, हमने पहले चैप्टर में फिजिकल क्वांटिटीज के चैप्टर में यूनिट बनाने सीख ली। समझ में आई है बात? ठीक है, यानी वो हमसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि हमने नीचे जो Q और S निकाला है उसके हम क्या भी लिखें, साथ में अप्रोप्रिएट यूनिट्स भी लिखते हैं। अच्छा,
अब ऊपर आओ, मैं बताऊं ये यूनिट्स कैसे बनेंगे, गौर से देखो। इस फिगर में देख लेते हैं। सर जी बेटा बोले। सर एक क्वेश्चन है, अगर जैसे इसने हमें W की ऊपर वैल्यू दी है ग्रेडियंट आप कह रहे हैं कंपेयर करने के लिए, तो उसने W की 3 न्यूटन वैल्यू दी है, तो ठीक है, हम ग्राफ पे 3 न्यूटन पे देख के एक्स कोऑर्डिनेट देखेंगे और ऐसे ग्रेडियंट निकालेंगे। हाँ W तो उसने F और हमने P प्लस R का ग्राफ किया, हमने तो W तो बनाया, ग्राफ पे बनाया ही नहीं है, तो हमें क्या पता W का है। हमने F अच्छा, ठीक प्लस, है। ठीक है ना, उसका ग्राफ बनाया ना, ये देखो ना, ये रहा F और P प्लस R का ग्राफ बना। अच्छा, मैं देखना चाह रहा था कि ये P और R हैं क्या। व्हाट इज P एंड R? P आपके पास लेंथ है एंड व्हाट इज R? R इज रेडियस, है ना। तो बताइए P प्लस R, ये बताइए P किस में मेजर हो रहा होगा? सेंटीमीटर्स में, यकीनन उसने सेंटीमीटर्स में किया है, और R भी उसने कहा है किस में मेजर करो, सेंटीमीटर में। तो बताइए सेंटीमीटर सेंटीमीटर यूनिट क्या बनेगा P प्लस R का? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ही रहे, सेंटीमीटर क्यूब कहां से आ गया? होमोजेनिटी प्रिंसिपल पढ़ाया है ना मैंने, ओनली क्वांटिटीज विद द सिमिलर बेस यूनिट्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। होमोजेनिटी प्रिंसिपल किस किस को याद है? कौन कौन भूल गया वो? है भाई? याद है सर। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में ऐड करेंगे, सेंटीमीटर मिलेगा, यानी P प्लस R का यूनिट होगा सेंटीमीटर, और फोर्स का यूनिट क्या होता है बच्चों? न्यूटन। ठीक है, बेसिक अगर हम बात करें तो वो kg/-2 होता है, लेकिन सिंपली न्यूटन होता है। गौर से सुनना। अब मुझे एक बात बताओ, क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो कि इसके ग्रेडियंट का क्या यूनिट होगा? इसने कहा है कि F को y एक्सिस में रखो, ग्रेडियंट किसके बराबर होता है? y/x के। तो y एक्सिस पे जो क्वांटिटी रखी है उसका यूनिट क्या है जी? न्यूटन। और x एक्सिस पे जो क्वांटिटी हमने रखी है उसका यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। यानी हमारे पास जो n cm-1, ये ठीक है, n cm-1, ये हमारे पास किसका यूनिट आएगा बच्चों? किसका यूनिट आएगा? ग्रेडियंट का। फिर वो हमसे आखिर में क्या फरमा रहा है? वो हमसे ये कह रहा है कि Q का यूनिट बताओ, और मैंने क्या बोला है यहाँ पे कि ग्रेडियंट बराबर है W/Q के, ठीक है, और ये W का यूनिट इसने ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है, तो Q किसके बराबर है? W/ग्रेडियंट के। अब मुझे बताओ क्या Q का यूनिट बना सकते हो तुम लोग? क्या यूनिट होगा Q का? W का यूनिट क्या है? न्यूटन। ग्रेडियंट का यूनिट तुम लोगों ने निकाल लिया न्यूटन पर सेंटीमीटर। अब बताओ Q का यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर-1। हाँ, न्यूटन न्यूटन कैंसिल होगा, सेंटीमीटर ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा ना, यानी Q का यूनिट क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। ये चीज समझ में आई है कि यूनिट कैसे बनाओगे? यूनिट बनाने के लिए आपको ग्रेडियंट का और y इंटरसेप्ट का यूनिट पता होना चाहिए। बताओ मुझे y इंटरसेप्ट का यूनिट क्या होगा? जी मुंतहा, y इंटरसेप्ट का क्या यूनिट होगा? न्यूटन। बिल्कुल सही है, न्यूटन होगा, क्योंकि y इंटरसेप्ट y एक्सिस की क्वांटिटी है ना, और y एक्सिस पे क्या सिंपली क्या है? फोर्स प्लॉटेड है जिसका यूनिट न्यूटन है। तो अब मुझे बताओ कि अगर मैं बोलूं कि C बराबर है S/Q के, और वो कह दे तुमसे कि S का यूनिट बताओ, तो अब मुझे बताओ कि S का यूनिट क्या होगा? y इंटरसेप्ट का यूनिट है न्यूटन, Q का यूनिट तुमने निकाला सेंटीमीटर, तो S का यूनिट क्या आ जाएगा? न्यूटन सेंटीमीटर। ये बात समझ में आई? इज दैट क्लियर? यस सर। आप लोगों से एक छोटी सी एडवाइस है, बल्कि रिक्वेस्ट है, जब आप लैब में प्रैक्टिकल करें तो अपनी आसानी के लिए, ऑल्दो वो यहाँ पे आपसे मांग नहीं रहा, लेकिन यहीं पे फॉरन ग्रेडियंट और y इंटरसेप्ट के यूनिट लाजमी लिखें। ये पॉइंट को अपने पास नोट करते जाएं। जब भी आप ग्रेडियंट निकालें तो लाजमी उसका साथ में यूनिट भी निकाल लें। y इंटरसेप्ट लिखें तो उसका भी लाजमी यूनिट लिख दीजिए यहाँ पे। सही है? ये बात समझ में आई है?
जी सर। जी सर। ये क्योंकि आपको आगे वाले पार्ट में आसानी देगा, वरना वहां पे आपको प्रॉब्लम होगा। इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू राइट द यूनिट ऑफ ग्रेडियंट एट पॉइंट्स। ठीक है जी। और इस तरीके से ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे खत्म हो जाएगा 20 मार्क्स का। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में अब हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है और किस तरीके से होता है। ठीक है भाई, मैं ख्याल है नेक्स्ट वीक तो इंशाल्लाह हमारी लैब भी हो जाएगी और हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट करेंगे। पहले मैं तुम लोगों को तकरीबन 4-5 क्वेश्चन नंबर 1 ही करवाऊंगा और उसके बाद फिर तुम लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 पे लेके आऊंगा। ठीक है जी? जी सर। अच्छा, जी सर। कोई क्वेश्चन पूछना है किसी ने? नहीं तो मैं यहाँ पे क्लास एंड कर रहा हूँ। किसी ने कोई सवाल पूछना सर है? जी सर। हाँ बोलो बोलो। सर ये कौन सा टॉपिक था? ये पेपर 3 है ना? हाँ पेपर 3 का कौन सा टॉपिक था? पेपर 3 का कॉन्सेप्ट, पेपर 3 का मतलब कॉन्सेप्ट टॉपिक नहीं, पेपर 3 में हमें डिफरेंट टॉपिक्स जो हम लोग थ्योरी में पढ़ते जाएंगे ना। रायान नाम है ना तुम्हारा? जी। रायान, जो हम पेपर 2 में जो टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे ना, उसकी रिस्पेक्ट से हम पेपर 3 में प्रैक्टिकल करते जाएंगे। सही है। सही है। जैसे हम मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो हम प्रैक्टिकल मैकेनिक्स के प्रैक्टिकल कर लेंगे, फिर हम जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो फिर हम इलेक्ट्रिसिटी के कर लेंगे। सिर्फ 2 ही टॉपिक्स के हमारे पास प्रैक्टिकल्स आते हैं, एक होता है मैकेनिक्स और एक होता है इलेक्ट्रिसिटी। दैट्स इट। सही है? जी सर सही है, शुक्रिया। और कोई क्वेश्चन? एनीवन? सर एक मिनट नीचे कीजिएगा। जी, कहाँ पे बताएं? ये नहीं, मुझे आपने सॉल्व किया हुआ था ना। वो तो मिटा दिया मैंने। ओह तो अच्छा। स्क्रीन पे लिख रहा था ना। वीडियो रिकॉर्ड हुई है, शायद वीडियो भी मिल जाएगी तुम लोगों को, उसमें देख लेना। ठीक है, बाकी अगर कोई और मसला होगा तो मंडे को तो मैं मौजूद हूँ, उसको नेक्स्ट वीक में तो मैं लैब में मौजूद हूँ ना, फिर मुझसे वहां पे भी पूछ सकते हो जो भी प्रॉब्लम। सही है, चले भाई, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.